अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आजकल सबके मन में एक प्रश्न चल रहा है कि क्या कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव टल सकते हैं। जवाब असमंजस भरा है और यह मामला तब से ज़्यादा दिलचस्प और जोर पकड़ना शुरू हुआ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आश्चर्यजनक तरीके से भारत की सरकार और चुनाव आयोग से मनुहार की अपील की कि कृपया चुनाव टाले जाएं। उसके बाद से ये मामला कुछ ज़्यादा चर्चा में है कि क्या यूपी के चुनाव टल सकते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अब जब चुनाव को बहुत थोड़ा वक्त बचा है, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि इन दिनों एक चर्चा बड़ी गर्म है और ये चर्चा बड़ी व्यापक और बड़ी होती जा रही है कि क्या कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते, उसकी आहट के चलते उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव टल सकते हैं या चुनाव आगे बढ़ सकते हैं या चुनाव प्रीपोन्ड हो सकता है, यानी पहले कराया जा सकता है। क्या चल रहा है और क्या चुनाव टल जाएगा? पार्टियों ने किस प्रकार की तैयारी की है? चुनाव आयोग की क्या तैयारी है? विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? ये सब ऐसे मामले हैं जिन पर बहुत ही सोच समझकर और फूक फूक कर कदम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने सबने देखा है कि इस वर्ष के प्रारंभ में अप्रैल, मई और जून में जो कुछ भी हुआ है देश में, उत्तर प्रदेश के भीतर, इसे कोई नहीं भूला है और इसे कोई दोहराना नहीं चाहेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 3-4 दिनों के भीतर इस मामले को लेकर पैनिक हुआ है, उससे ये लगता है कि क्या चुनाव टल सकते हैं। तो पहले हम इस संभावना पर चर्चा करते हैं कि क्या टल सकता है और फिर इस पर चर्चा करेंगे कि नहीं टाला जाना चाहिए, क्यों। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ पर आज हमें एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। आज भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के हेल्थ सेक्रेटरी के साथ लंबी बैठक की। कोरोना के टीकाकरण को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर, इंतजामात को लेकर, हेल्थ अरेंजमेंट्स को लेकर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक लंबी और विस्तृत मीटिंग की है भारत निर्वाचन आयोग ने। देश भर में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में तैयारियों की समीक्षा की गई। अब अगले 3 दिन के लिए 28, 29 और 30 पूरा चुनाव आयोग लखनऊ में रहेगा। भारत सरकार का फीडबैक भी है हेल्थ सेक्रेटरी का कि कोरोना का स्टेटस क्या है। मोटे तौर पर बात निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव आयोग का ऐसा मत है कि टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए, स्पीड अप किया जाए। बूस्टर डोज की लगने की भी डेट आ गई है 3 जनवरी, उसको भी, उस प्रक्रिया को भी तेज अमल में लाया जाए और तेज किया जाए। लेकिन क्या हम इस वजह से चुनाव टाल सकते हैं? ना ऐसे कोई संकेत हैं, ना चुनाव आयोग ने फिलहाल अपनी कोई मंशा इस पर व्यक्त की है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि हम प्रॉपर समीक्षा करने के बाद ही इस विषय पर कुछ बोलेंगे। समीक्षा केंद्रीय स्तर पर हो गई है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगले 3 दिन आयोग जब लखनऊ में रहेगा तो यहाँ भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी, डायरेक्टर हेल्थ वगैरह को बुलाकर और यूपी के चीफ सेक्रेटरी से ज़रूर पूछा जाएगा कि इन्होंने तैयारियां किस प्रकार की हैं। जो उत्तर प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी रिपोर्ट और राय मशविरा किया जाएगा। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों से भी रायशुमारी होगी, क्योंकि किसी भी राज्य का चुनाव टालना ये कोई सामान्य बात नहीं होगी, एक असामान्य घटना होगी, क्योंकि इसके आगे एक संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा कि तयशुदा समय पर अगर सरकार का गठन नहीं हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश के पास विकल्प क्या है? सरकार का कार्यकाल बढ़ाना या फिर राष्ट्रपति शासन इंपोज कर देना। और क्या ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए होगा या फिर यह गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर के लिए भी होगा? ये एक महत्वपूर्ण बात है। लिहाजा इस पर कोई भी निर्णय करने से पहले इसके सभी पहलुओं पर गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि विपक्ष ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि चूंकि बीजेपी पिछड़ती दिख रही है इसलिए चुनाव टालने की कोशिश है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ओमिक्रॉन की लहर कितनी भयानक यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में है। हमें इस पर सावधानी की भी आवश्यकता है, लेकिन हमें उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को भी पूरा करना होगा जो हमने पंचायत के चुनाव में किया था। तब सबने अपील की थी कि पंचायत के चुनाव न किए जाएं, लाशें बिछ गईं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले गंगा की रेती पर लाशें दफनाई गईं। बिहार के चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए। लिहाजा इस बात की उम्मीद कम है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव टलेगा।
चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि अब इसके रिस्ट्रिक्शंस इंपोज होना शुरू हो चुके हैं, जैसे नाइट कर्फ्यू का लगना, मास्क मैंडेटरी होना। लेकिन हमें कोरोना के बारे में कोई भी राय करने से पहले, कोई भी फैसला करने से पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी का मशवरे को न लिया जाए, बल्कि महामारी के विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और इस मामले के एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। जो भी निर्णय लिया जाए वो साइंटिफिक बेसिस पर निर्णय लिए जाएं। पॉलिटिकल आधार पर कोई निर्णय लिया जाना ये समाज के हित में नहीं है, सरकार के हित में भी नहीं है और संविधान के हित में भी नहीं है। लिहाजा इस पर कोई भी निर्णय बहुत ही तार्किक, बहुत ही वैज्ञानिक और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि एक राज्य के चुनाव का मसला नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी एक राज्य का चुनाव नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव होता है। दिल्ली की ताकत लखनऊ से है, लिहाजा उत्तर प्रदेश का चुनाव बाकी 4 राज्यों के चुनाव के मुकाबले बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग पिच पर है और बिल्कुल अलग मैग्नीट्यूड पर लड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव असाधारण है, संग्राम बहुत भीषण है। उत्तर प्रदेश में कोई चैन से बैठा नहीं है और लड़ाई आमने सामने की होती जा रही है। लिहाजा उत्तर प्रदेश का चुनाव अवश्यंभावी है, इसे टालना आसान बात नहीं होगी। ये फाइनल बैटल है जो अब होनी ही है। तो क्या आने वाले वक्त में कोरोना वायरस के इस नए संक्रमण से निपटने के लिए हमें अपनी तैयारियों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए या फिर चुनाव टालने की चर्चा करनी चाहिए? हम आज इस विषय पर बात करने वाले। मेरे साथ हीरो वाजपेयी हैं भारतीय जनता पार्टी से, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं और एक्सपर्ट के तौर पर मैंने डॉक्टर डी.के. गुप्ता को बुलाया हुआ है। फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, विवेक साइलेस जी समाजवादी पार्टी से हैं और धर्मवीर चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड हैं। हीरो वाजपेयी अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले। विवेक साइलेस, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपकी पार्टी क्या चाहती है कि उत्तर प्रदेश में तयशुदा समय पर चुनाव हो या फिर अभी ओमिक्रॉन की लहर की आहट के चलते हमें चुनाव कुछ वक्त के लिए टालना चाहिए? जी धन्यवाद ब्रजेश भाई। देखिए, सवाल अति महत्वपूर्ण है। वो अति महत्वपूर्ण क्यों है मैं बताना चाहता हूँ। अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि 345 दिन हो गए वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई। 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई थी, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सिर्फ 41.86 लोगों को हिंदुस्तान में डबल डोज लगी है वैक्सीन की। जबकि अगर हम कंपेयर करें पूरे विश्व से तो पूरे विश्व में 48% लोगों को डबल डोज लग चुकी है। अगर हम एशिया को कंपेयर करें हिंदुस्तान से तो एशिया में भी 55% डबल डोज लोगों को लग चुकी है। और हम दुश्मन देश चाइना से अगर हिंदुस्तान का कंपैरिजन करेंगे ब्रिजेश भाई तो नतीजे बहुत चौंकाने वाले हैं। चीन जो है 83% लोगों को डबल डोज अपने यहाँ दे चुका है। हमने क्या किया, हमने इस ड्राइव को चलाया और थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी के सिवा और कुछ नहीं किया। बड़े बड़े विज्ञापन हजारों करोड़ के सामने आए लेकिन कुछ नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि 22 जून 2021 को अगर हम देखें ब्रजेश जी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को रखा कि 31 दिसंबर 2021 से पहले हम अपनी सारे एडल्ट पॉपुलेशन को डबल डोज देके खत्म कर देंगे। और हिंदुस्तान में एडल्ट पॉपुलेशन 94 करोड़ है। लेकिन बहुत दुख की बात है, आप ये कहना चाहते हैं कि टीकाकरण की रफ्तार कमजोर है? जो दावे सरकार ने किए थे वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो चुनाव होना चाहिए या टलना चाहिए? देखिए, सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है और सिचुएशन में इमरजेंसी है तो जो चुनाव आयोग और हेल्थ डिपार्टमेंट इस बात का फैसला लेगा। समाजवादी पार्टी जहां तक है, समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। हम आज की डेट में भी चुनाव जीत रहे हैं। अगर ये चुनाव टालेंगे तो हम और बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में जीत के सामने आएंगे। जी, ऑल राइट। मैं इस कार्यक्रम में सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी देर में हीरो वाजपेयी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आ गए हीरो वाजपेयी। सुरेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या रुख है, बल्कि 5 राज्यों में कांग्रेस का क्या रुख है? ओमिक्रॉन के लहर की आहट है और ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी मार्च तक इसकी एक बड़ी लहर हमें उत्तर प्रदेश में या देश के दूसरे राज्यों में देखने को मिल सकती है। आप ही शक में हैं कि चुनाव कराया जाए या फिर चुनाव टाला जाए?
ब्रजेश भाई, हम तो बहुत स्पष्ट सी बात कहते हैं। चुनाव आयोग, भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट विधि सम्मत चीज़ों को, तथ्यों को जानकारी में रख करके जो भी संवैधानिक फैसला ले, उसके लिए सारे लोग बाध्य होंगे उन चीज़ों को मानने के लिए। उसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। डिस्पैरिटी उसमें ना सत्ता पक्ष के लिए होनी चाहिए, ना प्रतिपक्ष के लिए होने चाहिए। चुनाव आयोग बात करे, सरकार बात करे, सारी पॉलिटिकल पार्टियों से बात करके, और सुप्रीम कोर्ट के आलोक में जो फैसला होगा वो कांग्रेस कबूलेगी। हम तो एक बात कहते साफ, पहली तो बात हो गई ये आपने जो सवाल पूछा, चुनाव क्या नाम होंगे या नहीं होंगे, उसमें हम मुझे लगता है एक्सपर्ट की ओपिनियन को हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए। हम निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के मसले में एक्सपर्ट की ओपिनियन को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। लेकिन ये तो एक्सपर्ट, इनकी एक टीम 9 है जिसमें एक भी एक्सपर्ट नहीं है। मोदी जी की एक टीम पता नहीं कौन सी जिसमें एको एक्सपर्ट, उसमें तो मोदी जी एक्सपर्ट है। अब बूस्टर डोज लगाने के लिए 15 मिनट में मोदी जी आ जाते हैं, और यहां पर योगी जी अपना बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन का क्या मामला है, क्या नहीं है। सच बात यह है, हमारा बड़ा साफ साफ कहना है इस बात को लेकर के कि यहां पर विचारों की स्पष्टता सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, संविधान के आलोक में आनी चाहिए। विपक्षी पार्टियां, अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जब जन विश्वास रैली और बनारस की रैली करते हैं तो उसमें आपके जो मित्र मीडिया दल है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो सारे के सारे कहते वाह क्या भीड़ थी, वाह मोदी जी, वाह योगी जी। और जब हमारी 10,000 की महिलाएं लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि मैराथन झांसी में होती है, कहते देखिए ओमिक्रॉन के खतरे में ऐसा कर रहे हैं। तो ये दोहरा रवैया अपनाना कतई उचित नहीं है हमारे मीडिया के मित्रों का भी। मैं आपके माध्यम से उन्हें भी चेतावनी दे रहा हूं, उन्हें भी एक सुझाव दे रहा हूं कि भाई साहब कम से कम बख्शिए, एक यहां पर तो एक हो जाइए, अपनी जान के लिए तो एक हो जाइए, यहां पर तो चाटुकारिता मत कीजिए। वो चाटुकारिता जो राष्ट्रीय चैनल है मूल रूप से, वो जिस तरीके की आप इस हक में है कि पहले एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आ जाए, उसके बाद कोई राय बनाई जाए। मैंने कहा सर कि इलेक्शन कमीशन, भारत की सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट की राय लेकर के जो निर्णय लेगा। चुनाव तब क्यों नहीं रोके गए सुरेंद्र जी, जब बिहार में चुनाव हुए कोरोना था, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए कोरोना था, उत्तर प्रदेश में लाशें बिछ गई पंचायत के चुनाव में कोरोना था। जी, मैं तो आपसे इसी बात को तो कह रहा हूं, इस बात का तो जवाब आपको भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहिए। और अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए आपके दोस्त हीरो वाजपेयी आ चुके हैं, कोई मंत्री होता, आपके परम मित्र हीरो वाजपेयी जी आ गए हैं बेचारे के, भला इंसान है। थैंक यू सुरेंद्र जी, आपके परम मित्र हीरो जी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई वाजपेयी जी, बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र जी काफी उत्सुक हैं आपसे ये सवाल करने के लिए कि बिहार में चुनाव हुआ, कोविड की लहर थी, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, कोविड की लहर थी, पंचायत का चुनाव था उत्तर प्रदेश में, लाशें बिछ गई, अब यूपी चुनाव टालने की कोशिश क्यों हो रही है? नहीं, कोई देखिए, भारतीय जनता पार्टी से तो इससे कोई लेना ही देना नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उच्चतम न्यायालय सबसे बड़ी हमारी न्याय की संस्था है। पहला राउंड और सर हम बोल नहीं रहे। सुरेंद्र राजपूत जी ने पहले ही कहा कि हमें इन संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन भी आनी चाहिए, और जो ये संस्थाएं कहें उसको मानना चाहिए। मुझे लगता है चुनाव आयोग ने बिहार में कराए होंगे, चुनाव आयोग के निर्देश पे ही बंगाल में हुए होंगे, और चुनाव आयोग के निर्देश से ही पंचायत चुनाव हुआ होगा। सरकारों को चुनाव आयोग निर्देश देता है कि हमें ये सुविधाएं, ये चाहिए, ये अधिकारी यहाँ रखना, ये नहीं रखना, ये अधिकारी ठीक से काम करेगा। जो चुनाव आयोग कहता है, चुनाव तंत्र उसी पे चलता है। मुझे लगता है कि आगामी चुनाव भी उत्तर प्रदेश का, जो चुनाव आयोग कहेगा, सभी पार्टियों से मिलेगा, उत्तर प्रदेश के जिले जिले के डीएम से बात करेगा, फिर जो स्थिति आएगी उस हिसाब से चुनाव का निर्णय करेगा। और भारतीय जनता पार्टी उस निर्णय का स्वागत करेगी। जो चुनाव आयोग कहेगा, जो देश का उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय कहेंगे, उसका हम अनुपालन करेंगे। हीरो वाजपेयी जी, आज मैंने ये डिबेट इसलिए आयोजित की कि आज की डिबेट को एक हम ऐसी बौद्धिक परिचर्चा के रूप में प्रस्तुत करें ताकि सरकार, पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सपर्ट्स, जर्नलिस्ट, मीडिया, सभी कम्युनिटी को ये लगे कि उनकी राय को महत्व मिला या उनकी बात सुनी गई। आप पॉलिटिकल पार्टीज से मैं जानना चाहता हूं, जैसे विवेक साइलस ने अपनी बात कही, इन्होंने कहा कि एक्सपर्ट की ओपिनियन, भारत निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज की राय, ये अगर तय करेंगी कि चुनाव हो तो हो, नहीं तो नहीं। सुरेंद्र राजपूत भी कमोबेश इसी पॉइंट पर हैं। आप क्या चाहते हैं कि चुनाव टले या चुनाव समय पर हो? देखिए, मेरा मानना है कि चुनाव जो होने जा रहे हैं, जो देश का संविधान कहता है
चुनाव समय पर नहीं। कोई आपदा की स्थिति होती है, देश का उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, अगर ये कोई उसमें विविधता लाते हैं, समय बदलते हैं कुछ, तो जो पूरे देश पे लागू होगी पॉलिटिकल पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी पे भी लागू होगा, उसके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी अलग से ओपिनियन तो रख नहीं सकती। नहीं, आपकी पार्टी की कोई तो ओपिनियन होगी इस विषय पे। इन्होंने अपनी ओपिनियन स्पष्ट की, आपकी ओपिनियन क्या है? जब तक निर्णय ना आए तब तक जो सुप्रीम कोर्ट कहे, चुनाव आयोग कहे, हमसे राय करेगा, अन्य पार्टियों से राय करेगा, जो निर्णय करेगा वो सब पे बाध्यकारी है। उसमें हमारी ओपिनियन सबकी मिलकर जो होगी वही देश के लिए होगी, जो जनता के हित में होगी वही भारतीय जनता पार्टी के हित में। तो अभी मैं ये मान के चलूं कि इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी की कोई स्पष्ट राय नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट राय। देखिए, समयबद्ध चुनाव होना एक देश के अंदर प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में अगर कोई बाधा आती, देश की संवैधानिक संस्थाएं कोई चीजें बताती हैं, तो वो जो सब पर लागू होगी, पूरे देश पे लागू होगी, सभी पॉलिटिकल पार्टी पे लागू होगी, वही भारतीय जनता पार्टी पे लागू होगी। धर्मवीर चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। चौधरी साहब, आपकी पार्टी का क्या रुख है? क्या आप चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो या फिर इस चुनाव को आगे टाला जाए? क्योंकि जिस तरह के खतरे बताए जा रहे हैं वो खतरे बड़े हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में हालात खराब हैं। आपकी पार्टी की क्या राय है इस मसले पर? ब्रजेश जी, देखिए, सरकार का दायित्व ये है कि वो जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर जान माल की सुरक्षा करे। ये जो कोविड के 2 लहर हम पहले पूर्व में देख चुके हैं और कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मर गए, तो ये सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकार अपने दायित्व से भाग रही है जी। सरकार ने कहा था कि हम ये जो समय चल रहा है इसमें हम जो है वैक्सीनेशन का काम पूरा करेंगे, लेकिन आज वैक्सीनेशन जो है 40-42 करोड़ लोगों का हुआ है। तो ये सरकार पहले ये सुनिश्चित करे कि जहां 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर सभी लोगों को डबल वैक्सीन लग जाए। और अगर निर्वाचन आयोग और माननीय कोर्ट चूंकि इसमें अपनी टिप्पणी कर चुका है, तो जो निर्वाचन आयोग तय करे, जो कोर्ट तय करे, वो बहुजन समाज पार्टी उससे बाहर नहीं है। लेकिन जो संविधान कहता है वो ये कहता है, भारत का संविधान, कि कोई भी चुनाव समय पर होने चाहिए। जब यहाँ पर 2 लहर पहले आई, बिहार के, उत्तर प्रदेश के पंचायत के और पश्चिम बंगाल के चुनाव संपन्न कराए गए, तब भी कोविड का बहुत खतरा चल रहा था, लेकिन चुनाव हुए। लेकिन ब्रजेश जी, मैं इसमें एक छुपी हुई बात ये बता देना चाहता हूं आपको कि ये बीजेपी की जमीन इस समय खिसकी हुई है और एन के प्रकरण ये बीजेपी चुनाव से भाग रही है। तो ये कोई ना कोई इस तरीके से प्रपंच रचेंगे किसी भी तरीके का कि ये जो है, रात में इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया लेकिन दिन में प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे हैं। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा था संसद का, प्रधानमंत्री जी एक दिन गए, बाकी रैलियां ठोक ठोक के कर रहे हैं। इनके यहां पर सरकारी तंत्र को, एसडीएम कानूनगो पटवारी को लगा दिया गया है कि लोगों को भर भर के लाइए, चाहे लोग ओमिक्रॉन में मर जाएं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी चुनाव से भागना चाहती है या बीजेपी चुनाव टालना चाहती है? वाई? मैं बताता हूं आपको। ये जो किसान आंदोलन ब्रजेश जी हुआ था, इससे जमीन खिसक गई बीजेपी की। 700 से ज्यादा किसान मर गए और जो अन्नदाता है वो 1 साल से बैठे रहे। तो जो खाई खुद गई है बीजेपी के कुशासन की, 500 से ज्यादा ब्राह्मण मर गए। आपके जैसे चैनलों पर आईटी की रेड पड़ गई। ये जो अभी पीयूष जैन पकड़ा गया है, मुझे आप ईमानदारी से बताइए कि ये ऐसा अपराधी टाइप का व्यक्ति बगैर सत्ता के संरक्षण के कोई भी इतना धन संपत्ति जमा कर सकता है? ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? तो ये भ्रष्टाचार में तो खुद लिप्त है, लेकिन चूंकि अब ये बच नहीं सकते। ये भारत का संविधान जो है इतना मजबूत और स्ट्रांग लोकतंत्र है कि बीजेपी को लाले पड़ रहे हैं। इनके मंत्री संतरी चुनाव से भाग रहे हैं, रैलियों से भाग रहे हैं, जनता आ नहीं रही है। तो बीजेपी अब इस तरीके का माहौल बना रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर डीके गुप्ता को जी बहुत शुक्रिया। मैं यही कहूंगा कि चुनाव जो है निर्वाचन आयोग तय करे और समय पर चुनाव होने चाहिए। ऑल राइट, डॉक्टर डीके गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, एक एक्सपर्ट के तौर पर और कोविड की 2 लहर को झेलने के बाद अब जब तीसरी लहर आपके सामने मुकाबिल हैं, आप क्या राय देना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और आपकी ओपिनियन क्या है कि क्या हमें इलेक्शन प्रोसेस में जाना चाहिए या फिर नहीं? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इतने सेंसिटिव इशू पे आज डिबेट करी है
और हम सबको ज्ञात है कि जो बंगाल के चुनाव थे, जो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव थे, जो बिहार के चुनाव थे, उनमें जो रैलियां हुई हैं, उसमें जितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग थी, जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर थे, उनकी सबकी धज्जियां उड़ाई। सारे राजनीतिक दलों ने किसी एक का नाम मिलेंगे, किसी ने भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं दिखाया और उसकी वजह से वो केसेस बढ़े और केसेस बढ़े इतना कि पूरे देश में फैला, पूरे विश्व में कोरोना फैला। जो डेल्टा वायरस था वो कोरोना का वो वहीं बंगाल से जनित था। तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन जब तक नहीं रोकेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे, तब तक के नए वायरस आते रहेंगे, नए म्यूटेशंस होते रहेंगे और पूरी देश की जनता के लिए नहीं, विश्व की जनता के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है। तो हम सबको, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं सबसे ही विनम्र निवेदन करूंगा, सब लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना चाहिए। सब लोगों के अंदर पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि हम जनता के लिए काम करें। जनता के लिए काम करना मतलब जनता के हित, जनता का हित इस समय सबसे बड़ा क्या है? जनता का स्वास्थ्य है, उसकी सुरक्षा कैसे करी जाए। आप 144 धारा लगा रहे हैं, आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, आप कहते हैं कि जो शादियों में गैदरिंग कम हो रही है, दिल्ली में सरकार में कोड ऑरेंज, कोड ब्लू, कोड रेड चालू हो रहे हैं, कितना % पॉजिटिविटी रेट हो जाएगा, तभी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या राजनीतिक रैलियों पर लागू नहीं होती हैं? क्या चुनाव पे लागू नहीं होती हैं? अगर आप चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में 2 बड़े मेजर चीजें होती हैं जिससे इन्फेक्शन फैल सकता है। एक राजनीतिक रैलियां और दूसरा जिस दिन वोट पड़ते हैं। वोट पड़ते हैं उस दिन फिर भी लोग ब्रेक में आते हैं, एक एक करके आते हैं, लाइन लगती है, थोड़ा हम वहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। बट राजनीतिक रैलियों में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और राजनीतिक रैलियों में तो इतना सारा उल जलूल धर्म का खर्चा होता है। अगर हम इससे कोई एक राजनीतिक पार्टी इनिशिएटिव ले ले तो मुझे लगता है वो सुपर हीरो बन जाएगी पूरे विश्व में कि भाई हम वर्चुअल रैली कर सकते हैं। अलग से नियम बनाए जाने चाहिए। नहीं, रैलियां होनी नहीं चाहिए। अब देश डिजिटल हो गया है। आप लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, डिजिटल हेल्थ की बात करते हैं। हम लोग हर चीज सरकार भी कर रही है, पक्ष भी कर रहा है, विपक्ष भी कर रहा है। जितने बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, हम सब जूम पे आ गए हैं, गूगल मीट पे कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, मैं उससे बड़ा बढ़कर एक ऑफर देना चाहता हूँ और ये प्रस्ताव मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर आइए, यहाँ अपनी रैली को एड्रेस करिए। हम इंश्योर करेंगे कि इतने लोग दर्शक आपको देखें। बिल्कुल, आप चैनलों पे आइए और आके यहाँ एड्रेस करिए। हम आपको समय देने को तैयार हैं। आप 45 मिनट, आधे घंटे बोलिए, हम आपको विदाउट ब्रेक, बिना एक भी कमर्शियल ब्रेक लिए मौका देंगे। सारे माध्यम है। तो मैं वही तो कह रहा हूं, तो हम क्यों नहीं हम इस प्रॉब्लम में, इस समस्या में क्यों नहीं एक नया अवसर ढूंढते हैं कि जो देश का, जो हम सबका टैक्स पेयर्स की मनी है, हार्ड कोर मनी है, अर्न मनी है, जो हम लोग राजनीतिक रैलियों में सब लोग जानते हैं भीड़ कैसे जुटाई जाती है, बसें कैसे आती हैं, लोग कैसे आते हैं, वहां पे इन्फेक्शन का खतरा फैलता है, वहां पे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है। जो रैली में खर्चा करना है वो हमें दे देना। बहुत बार मतलब टाइम लोग वेस्ट करते हैं। ये गलत बात है ब्रजेश भाई, आखिरी बात बाद में कही। तो कहीं ना कहीं इस मैं हेमंत तिवारी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। दूरदर्शी नेता की जरूरत है, थैंक यू। दूरदर्शी पार्टी की जरूरत है, जो नया इनिशिएटिव ले। वो एक जना कोई बोले खड़ा होके कि मेरी पार्टी जो है ये वर्चुअल रैली बहुत धन्यवाद आपका। करेंगे नहीं, वहीं से शुरुआत हो जाएगी जी। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हेमंत तिवारी जी जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा अनुभवी पत्रकारों में से एक। करीब 35 साल की पत्रकारिता इनकी हो गई और उत्तर प्रदेश का हर मिजाज इन्होंने देखा, जाना और परखा है। हेमंत जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव टल सकते हैं? आपको मैंने कई जगह डिबेट करते हुए या सुना और पाया है कि आपको ये आशंका है कि चुनाव टल सकते हैं। आपकी आशंका क्यों है? अब जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें तो सबसे बड़ी बात है, मैं खाली एक बात का पैरोकार हूं कि जो लोग कहते हैं कि जान है तो जहान है, मैं कहता हूं जब जहान की जान पर वाकई खतरा हो तो सियासत से थोड़ा परहेज करना चाहिए। क्या बात। सियासी नफ़ा नुकसान इसका आगणन विलंबित कर देना चाहिए। वैसे 2 बातें बहुत सीधी सीधी बता दूं, चूँकि पॉलिटिकल लोगों ने इसके सीधे उत्तर से परहेज किया। ये कोई भी ज़हीन दिमाग आदमी, कोई भी सामान्य आदमी, आम शहरी एक ही बात चाहेगा कि सरकार बने बिगड़े, व्यवस्था के विकल्प 100 हैं, लेकिन प्राण जब चला जाता है किसी का, अपने परिजन का, बेटे का, भाई का, पड़ोसी का, दोस्त का, रिश्तेदार का, बेटी दामाद का, तो वापस नहीं आता। तो प्राथमिकता तो सुनिश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति है जिसमें मानवता है, खाली सियासत नहीं, वो तो ज़रूर यही चाहेगा कि इस तरह की परिस्थितियों में चुनाव अवॉइड करना चाहिए। 2 बातें
जिसमें पब्लिक की दिलचस्पी है, मैं बिना पूछे उसका जवाब देता हूं ब्रजेश जी। एक तो यह कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासी सूरत है, जिस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि चुनाव आगे टले। अगर कोई अत्यंत विषम परिस्थिति महामारी को लेकर के नहीं आती है तो फायदा किसी का नहीं है। रूलिंग पार्टी भाजपा, उसी सब लोग लड़ रहे हैं। आज भी मेरा मानना है कि भाजपा सबसे ऊपर है। अखिलेश यादव सीधे लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छा वातावरण है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि जो डिफेंडिंग चैंपियन होता है वही सियासत का सुमो पहलवान होता है, और वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पे सपने में भी नहीं चुनाव आगे बढ़ाना चाहेगी। चुनाव अगर इन परिस्थितियों में वाकई आगे बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं में ठीक है, भाषणों में भूल गई हो, लेकिन आचार व्यवहार और जमीनी हकीकतें नहीं भूली होगी कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में। हेमंत जी, अभी मैं कई पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता गणों से बात कर रहा था। सबसे स्ट्रांग ओपिनियन आई बहुजन समाज पार्टी के धर्मवीर चौधरी की। उनकी बात आपने सुनी, उनका मत आपके मत से बिल्कुल अलग है। देखिए, अब बहुजन समाज पार्टी की टिप्पणी पर मेरी प्रति टिप्पणी का बहुत सार्थक औचित्य नहीं है मेरी दृष्टि में, लेकिन सभी दलों को कम से कम यह विषय ऐसा है जो आपकी सेहत से जुड़ा है। इससे ब्रजेश मिश्रा भी परेशान हो सकते हैं, उनका परिवार हो सकता है, हेमंत तिवारी, धर्मवीर चौधरी और बहन जी की भी परिवार रिश्तेदार परेशानी में आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि अगर वाकई हम ये वाली बात नहीं कह रहे हैं कि आप कहे कुछ करें कुछ। जैसे ये सवाल आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है कि अगर रात का कर्फ्यू है तो दिन की इतनी भीड़ क्यों, इतनी रैली क्यों है। इस देश का प्राइम मिनिस्टर ऐलान करता है, मैं तो हमेशा से ये बात कहता रहा हूं, कोरोना विज्ञान से हारेगा, बात है, ये जुगाड़बंदी से नहीं हारेगा। मैं उसी पे आ रहा हूं। लेकिन श्रीमान ब्रजेश मिश्रा जी, ये जो सियासत है इससे तो सब हारे हैं। आप भूल क्यों रहे हैं? सब हारे हैं, बड़े बड़े हारे, पूरा सिस्टम हारा, देश हारा है, प्रदेश हारा है, नैतिकता हारी है, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान सब हारा है। अतीत काल में हार भी सकता है इनके जो फंडे होते हैं। थैंक यू हेमंत जी, शुक्रिया। मैं दूसरे राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को भी जगह देने का प्रयास करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है, कल से चुनाव आयोग 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में है और पिछले 3-4 दिनों से हाईकोर्ट की ओपिनियन के बाद ये चर्चा चल पड़ी है कि ओमिक्रॉन की लहर आने वाली है, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में चुनाव टल सकते हैं। इसकी संभावना को लेकर तरह तरह की चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया, पॉलिटिकल सर्किल और मीडिया के बीच चल रही है। आप क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए और किस तरह की सूचनाएं हैं आपके पास? देखिए, जो लोग मानते हैं कि बीजेपी के ऊपर है चुनाव होगा या टलेगा। अगर बीजेपी को लगा, अधिकारियों ने बता दिया कि चुनाव हार रहे हैं, तो छींक भी आ जाएगी, कहेंगे कोरोना आ गया चुनाव टालो। और अगर अधिकारियों ने बता दिया कि नहीं चुनाव जीत रहे हो, तो चाहे कोरोना का बाप आ जाए, ये चुनाव नहीं टालेंगे। ये तो सब कुछ निर्भर है कि क्या फीडबैक मिल रहा है। तो कुल मिला के बात इतनी है। बाकी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत राज्यों से बड़ा चुनाव होता है, पूरे देश की नज़र है, 5 राज्यों के चुनाव पे असर पड़ेगा, ये सब कहानी किस्सा चलता रहेगा। ये तो इलेक्शन का इंतजार, अब तो इलेक्शन मोड में है प्रदेश, रोज रैलियां हो रही, रोज काम हो रहे हैं। अब कोरोना का तेंदुआ है कि रात में खाली निकलता है और दिन में छुपा रहता है। लखनऊ में तेंदुआ आजकल रात में निकल रहा है और दिन भर छुपा है। तो वो इलेक्शन वो भी टालने के कारण न बन जाए। देखिए, कुल मिलाकर जब पंचायत चुनाव का भयंकर कोरोना काल था, आपने देखा सरकार ने चुनाव कराया, चुनाव जीती, और कितने प्रधान बीडीसी जिला पंचायत चुनाव जीते और मर गए, सर्टिफिकेट नहीं ले पाए, यही बीमारी से।
लेकिन उस समय माँ ने नहीं चुनाव लड़े। तो ये सब तो उत्तर प्रदेश देख चुका है। ये टालना न टालने के बाद तब कोई मतलब बहुत रखती नहीं है। चाहे जब चुनाव होगा, चुनाव लड़ने वाले तैयार हैं, चाहे आज हो जाए, चाहे भयंकर कोरोना में हो, चाहे ओमिक्रॉन में हो, चाहे खत्म हो जाए कोरोना। और कोरोना कब खत्म होगा इसका भी तो कोई गारंटी नहीं है। कितना साल हो गया कोरोना चलते हुए। तो सरकार क्या करे, देश में 5 राज्य के अलावा देश में जहाँ जहाँ चुनाव हुए कोई चुनाव ही नहीं होगा इसे तो हर सरकार का कार्यकाल सरकार बढ़ाए। ये माना जाता है भाई चलो दैवीय आपदा है कोई तो कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं चुनाव उनाव, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाए। कोरोना भी एक आपदा है, लेकिन अब इस आपदा का जो शोर है वो सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आ रहा है चुनाव आयोग, हाई कोर्ट ने सलाह दे दी है। हाई कोर्ट ने सलाह ही दी है ना, बाध्यकारी तो है नहीं कि बाध्यकारी है। और सलाह भी नहीं दी है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि हाई कोर्ट मनुहार कर रहा है, अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। देखिए ये एक तरीका तो बन सकता है, जहां यूपी में 7-8 चरण में चुनाव होता था उसको ये 3 चरण में करा ले या 4 चरण में करा लें, और इसको ये 1 महीना में 25 दिन में या 30 दिन में करा के ख़त्म कर लें। नहीं, मैं तो एक चीज़ और कहता हूँ बीरेन जी, आपको याद होगा कि पिछली बार 2017 में 3 जनवरी या 5 जनवरी के आसपास आचार संहिता लगी थी। तो लेट किस बात का हो रहा है? लगा दीजिए 3 जनवरी या 5 जनवरी के बीच आचार संहिता और फटाफट चुनाव करा लीजिए, इसके पहले की लहर आए। तो आकलन करने के लिए आयोग तो आ ही रहा है, और चुनाव उत्तर प्रदेश में टल गया है या कोई इसकी निश्चित ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव तो अपने समय पर होगा। जीतने वाला कह रहा है हम जीत रहे हैं, और विपक्ष कह रहा है कि कराओ, हम तुम्हें हराने के तैयार बैठे हैं। तो सबको जीत अपनी एकदम करीब लग रही। चुनाव तो ब्रजेश जी एक ऐसी चीज़ है जहाँ निर्दलीय भी खड़ा होता, कहता हम जीत रहे हैं, हमें वोट दो। तो ये तो इस प्रदेश में, देश में ऐसा रोग है कि ये नेता कितना बड़ा रोग आ जाए उसके सामने वो मानने को तैयार नहीं है। ये रोग नहीं बीरेन जी, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि लोग चुनाव लड़ते हैं। तो भाई प्रोसेस की भेंट जिला पंचायत सदस्य और प्रधान कितना चढ़े, जो जीत तो गए चुनाव लेकिन मर गए, शपथ नहीं ले पाए। आपको याद होगा इसी प्रदेश में जी आज हाई कोर्ट कह रहा है दुनिया में लाखों केस बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और चलेंगी। देखिए चुनाव सैर सपाटा, मौज मस्ती, होटल में खाना पीना, त्योहारों पर निकलना, कहाँ आपको कोरोना दिखता है? चलिए बुध बाजार, सोमवार की बाजार, इतवार की बाजार लगती है तमाम लखनऊ में, अमीनाबाद चलिए, महानगर चलिए, तमाम जगह पर छोटी सी वानगी बता रहा हूँ, हजारों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं बाज़ारों में। हमारा देश इतना भीड़ का देश है कि उसे बीमारी से नहीं, भूख से डर लगता है। उसकी भूख पूरी होनी चाहिए जी। तो हम लोग, अच्छा जब चुनाव होता है तो आप एक बात, अंग्रेजी में एक शब्द आया है, जब सरकारें बनने बिगड़ने का वक्त होता है, हार्स ट्रेडिंग। जब सर किसी के पास सीट कम होती है, विधानसभा में सीट अल्पमत में होती है, बहुमत साबित करना होता है, तो ओम प्रकाश आदित्य ने एक शेर लिखा है, मैंने बहुत पहले भी सुनाया था, आज फिर सुना रहा हूं। हार्स ट्रेडिंग का एक मामला हेमंत जी बड़ा दिलचस्प बताते हैं कि एक बार विधायकों की खरीद फरीख्त हो रही थी, तब टीवी मीडिया था नहीं, था तो बहुत कम था, तो हेमंत जी कुछ विधायकों को ढूंढते हुए जू तक पहुंच गए थे, चिड़ियाघर तक। जी वीरेन जी कंप्लीट करें। तो देखिए ओम प्रकाश आदित्य जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन लिया गया था उसमें भैया, वो सियासत को की तुलना गधों से करते थे। गधों और सियासत में क्या समानता है सुनिएगा, कि इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, और जिधर देखता हूं गधे ही गधे हैं। और जवानी का आलम गधों के लिए है, ये रसिया ये बालम गधों के लिए है, ये दिल्ली ये पालम गधों के लिए है, ये संसार सालम गधों के लिए है। और गधे घोड़ों को मिलती नहीं है हरी घास, और गधे खा रहे हैं चमनप्राश। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, कोरोना वायरस के इस नए संस्करण ओमिक्रॉन को लेकर हमने आज जो डिबेट कर रहे हैं, इस मसले पर हमने दर्शकों से एक सवाल भी पूछा था। सवाल ये है कि कोरोना की तीसरी लहर के संकट को देखते हुए
क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव टल सकते हैं? सवाल बहुत ही गंभीर है। अनिल गुप्ता लिखते हैं कि चुनाव आयोग को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि चुनाव समय से ही हों। तो खुशी कश्यप लिखती हैं कि अगर लोग मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करेंगे तो संक्रमण टल सकता है। पब्लिक ओपिनियन ये है कि हमें बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत बारी मैं देखता हूँ कि जनता खुद ही इस मामले पर वो रुख अख्तियार नहीं करती है जो इस वक्त कहा जा रहा है। विवेक साइलस के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चुनाव आयोग आ रहा है अब 3 दिन के दौरे पर, समाजवादी पार्टी की क्या अपील और क्या प्रतिवेदन चुनाव आयोग के समक्ष होगा ओमिक्रॉन को लेकर? देखिए, इंसान की ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को ये भी देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या तैयारी की है। पिछली बार भी विजय जी किस तरह से दावे उत्तर प्रदेश में किए जा रहे थे, लेकिन हालात क्या हुए आपने बताया, और सब पूरी जनता ने, पूरे विश्व ने और पूरे उत्तर प्रदेश ने इसको देखा कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे, किस तरह से उत्तर प्रदेश में बहती लाशें थी, किस तरह से शमशान थे जो कब्रिस्तान में बदल गए, और किस तरह से कालाबाजारी हुई। जिस तरह से कालाबाजारी हुई, पीपीई किट, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, शमशान की लकड़ियां, रेमडेसिविर दवाइयां कहां से कहां, वही सब वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काला धन लगातार मिलता जा रहा है। सोने की सिल्लियां 250 करोड़ रुपए, ये सब इन्हीं का काला धन है और इल्जाम हम पे लगा। आप लोगों से जुड़ा हुआ है? अरे नहीं ब्रजेश जी, अरे आप मुझे बताइए, कोई भी इंसान हो बिना सत्ता के संरक्षण के इतना बड़ा अकूत काला धन इकट्ठा कर सकता है? उसको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी था, और ये वही धन है जो कि कोविड के दौरान इन लोग ने ब्लैक मार्केटिंग से कमाया था, इसके सिवा और कुछ नहीं था। किस तरह से शराब की ब्लैक मार्केटिंग हुई थी, सबने देखा था। शराब किस तरह से दुकानें खोली गई, उस समय कोई किसी को चिंता नहीं थी। चुनाव आयोग आ रहा है विवेक जी, तो आपकी पार्टी कोई प्रत्यावेदन देगी चुनाव आयोग को ओमिक्रॉन को लेकर? कोई सलाह मशविरा देगी? विजय जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंसान की जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। जहां तक अगर उनको ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए और संरक्षण होना चाहिए लोगों की जिंदगी, अगर चुनाव टालने से बच सकती है तो ठीक है। समाजवादी पार्टी आज भी तैयार है, और अगर चुनाव टलते हैं तो भी समाजवादी पार्टी संपूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ओके, सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे डिबेट के पहले किसी के विषय पे, आप अपनी बात रख लें। मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि अब जब चुनाव आयोग 3 दिन यहाँ पे है, तो कांग्रेस कमेटी की भूमिका क्या होगी, और क्या आप आयोग के समक्ष ये प्रतिवेदन देंगे कि चुनाव समय पर हो? 2 बातें मैं कह रहा था, अभी हीरो भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि चुनाव आयोग स्वायत्त शासी संस्था है, हमें उस पर हंसी आ गई थी। जिस चुनाव आयोग को पीएमओ कार्यालय का एक अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख करके बुलवा ले, उसको स्वायत्त शासी संस्था कह रहे हैं। जिस चुनाव आयोग के बोलने से पहले अमित मालवीय और इनकी पूरी टीम जो है वो ये बता दे कि कब चुनाव आएंगे और कब चुनाव की गिनती होगी, उसको ये स्वायत्त शासी बताने की बात कर रहे हैं। उस स्वायत्त शासी संस्थाओं को जहां 1:30 बजे रात में कूप कराते हैं और सीबीआई का डायरेक्टर बदल देते, फिर कहते हैं कि स्वायत्त शासी संस्था है। सीबीआई को हो, ईडी को हो, और क्या बोलते हैं इनकम टैक्स को हो, जिनको ये अभी तक तोता तोता कहते रहते थे, अब तोते का क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। अभी किसी जैन साहब का पैसा पकड़ा गया है, भाई बता रहे हैं फलानी पार्टी ढिमकानी का, हम तो कह रहे हैं ब्रजेश मिश्रा जी को दे दो, और ब्रजेश मिश्रा जी को देख टैक्स काट के बाकी पैसा दे दो, अच्छा चैनल चल जाएगा। दे दो भाई। मैं इसमें थोड़ा पैसा हेमंत जी को भी देना चाहूंगा। नहीं, अब आप जिसको देना चाहें, हम हेमंत जी से नहीं पंगा लेना चाहते हैं कोई। क्यों हेमंत जी से क्यों नहीं पंगा? आप ब्रजेश भाई को दे दो सारा का सारा, बंटवारा करते हैं, ठीक है कि नहीं? पहले से ही 60 साल से करते चले आ रहे हैं। एक सेकेंड, अरे चौधरी साहब रुको, चौधरी साहब रुक जाओ प्लीज। नहीं, चौधरी साहब की तो भैंस खुल जाती है 2 मिनट में, हम आप बोलो आप प्लीज, तो कटा के लिए तो वो छोड़ दीजिए। चौधरी साहब आप बोलने नहीं दूंगा, चिंता मत करो। जितने बड़े लुटेरे आप हो और जितना लूट के धन रखा है सब बाहर आएगा, मैं टैक्स के आएगा, चिंता मत करो। भाजपा की बी टीम हो, आप जाएंगे प्रतिवेदन देने? हम प्रतिवेदन देने जाएंगे और चुनाव आयोग से सकारात्मक बात करेंगे। चुनाव आयोग से हम कहेंगे कि साहब आप सतर्कता के साथ चुनाव कराइए, नंबर 1। चुनाव आयोग से हम ये कहेंगे कि सरकार के दबाव में मत आइए, नंबर 2। चुनाव आयोग से हम कहेंगे कि ओमिक्रॉन से बचने की सारी तैयारियां कराइए, नंबर 3। चुनाव आयोग से हम ये जरूर कहेंगे कि साहब डबल डोज जितनी जल्दी हो सके और बूस्टर डोज जितनी जल्दी हो सके वो हर नागरिक को मिलनी चाहिए। हीरो वाजपेयी जी को आमंत्रित किया जाए। हीरो वाजपेयी जी, मुंह भर भर के आरोप लगाए अभी आपके मित्र ने आपके ऊपर।
देखिए वो तो सब आपस में भी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए बहुत साल से कांग्रेस की जमीन खिसकी हुई है, काफी साल से बसपा को जनता नकार रही है और सपा के तो युवराज को 14, 17, 19 में लगातार नकार दिया, तो ये आरोप लगना स्वाभाविक है। देखिए ये लोग एक तरफ संस्थाओं को मानते नहीं, कहते वो हमारे, जनता को तो मानते हैं, जनता जनार्दन है, जनता का मैंडेट हमें मिल रहा है, कोई संस्था हमें मैंडेट नहीं दे रही, कोई विपक्ष हमें मैंडेट नहीं दे रहा। 14 में भी जनता जनार्दन थी, 17 में भी थी और 19 में भी थी और 22 में भी रहेगी। मुझे लगता है ये लोग जनता को इतना नकार क्यों देते हैं? ये जो राजनीतिक दल हैं आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, वो लगाएं, वो एक दूसरे की महिमा मंडन करें, चाहे इज्जत उतारे, हमसे कोई लेना, लेकिन जनता को दोषी कोरोना के कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं? अब वाजपेयी जी, जो मैंने इन लोग से पूछा वही सवाल आपसे दोहराता हूं मैं कि क्या 3 दिन चुनाव आयोग लखनऊ में है, बीजेपी कोई प्रत्यावेदन देगी कि चुनाव टाला जाए या न टाला जाए? देखिए सभी राजनीतिक दल मिलेंगे, अपनी अपनी परिस्थिति, हम चूंकि सत्ता में हैं इसलिए हम अपनी पूरी उत्तर प्रदेश की स्थिति को बयां करेंगे, उनको पूरे कारण बताएंगे, जो वो पूछेंगे उसकी जानकारी देंगे और उसके बाद जो वो निर्णय करेगा चुनाव आयोग उसको स्वीकार करेंगे। ऑलराइट, धर्मवीर चौधरी जी, क्या प्रॉब्लम है भाई? आप क्यों लड़ रहे थे सुरेंद्र जी से, बताइए। बोलिएगा ब्रजेश भाई, ना प्लीज, बीच में हमें भी बोलना। नहीं, मैं ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, पूरी देश को बेच डाला इन्होंने। ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये कहां से 200 करोड़ रुपए आ गए, 25 किलो सोना आ गया। ये सरकारी एजेंसियां सो रही थी क्या? ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? और देखिए सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अखिलेश यादव कह रहे थे ये इत्र महकेगा, समाजवादी इत्र है, अब ये दुगंध आ रही है, सुरंग बन गई, मतलब सुरंग बन गई नोटों की। उस इत्र से चौधरी का हमारा क्या लेना ये देना? कोर्ट को धमका रहे हैं, कोई कोर्ट में भाग रहा है, ये अफरा-तफरी मच गई। बीजेपी कह रही है मेरा पैसा नहीं है, समाजवादी पार्टी कह रही है मेरा पैसा नहीं है, कांग्रेस फार्मूला बता रही है। अरे हम और हेमंत जी क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा पैसा है, इसे हमें दिया जाए। और तुम्हारी ये सारा पैसा बढ़वाएंगे, जितने करोड़ों रुपए ले रहे हैं उत्तर प्रदेश को जो लूटा है तुम लोगों ने, सब वसूला जाएगा। सारे हाथियों में जो पैसा हाथी खाता है वो सब लूटा जाएगा और वसूला जाएगा। धर्मवीर चौधरी, आपके घर से भी, आपकी पार्टी के घर से भी, और जितनी लूट करी है और भाजपा को जो जितना बचाना चाहते हो तुम लोग, दोनों को लूटा जाएगा, दोनों को पकड़ा जाएगा। भाजपा की बी टीम, भाजपा के हिसाब से चुनाव लड़ते हो। थैंक यू, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से डरते हो और बाकायदा अपने को, अपने भाइयों को बचाने के लिए भाजपा की शरण में गए हुए हो। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो, तुम्हारी मायावती जी घोषित प्रवक्ता है भाजपा की। अरे अखिलेश, भाजपा की घोषित चरित्र को देखिए, ये कांग्रेस वाले हैं जो आप पे आरोप लगा रहे हैं। देश को बर्बाद किया सारा, अब जो है वापस लिया जाएगा। कैप्टन जो है वो बीजेपी की शरण में पहुंच गया है, जो 4.5 साल तक मुख्यमंत्री था आपका। ऐसे ही पूरी। थैंक यू, वापस आइए, धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद, वापस आइए, वापस आइए। डॉक्टर डीके गुप्ता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, मुझे लगता है कि आप जैसे जो एक्सपर्ट लोग हैं, इन लोग को भी चाहिए कि आप लोग भारत निर्वाचन आयोग को, प्लीज भारत निर्वाचन आयोग को, आप जैसे एक्सपर्ट भी अपनी ओपिनियन, आयोग नहीं भी मांगता है तो भी आप अपनी ओपिनियन भेजिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक करें आप। तो मैं ब्रजेश जी एक आपसे माध्यम से बात करना चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग को पॉलिटिकल पार्टी से क्यों पूछना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब हम कोरोना कंट्रोल करते हैं तो जो NTAG ग्रुप है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ग्रुप है, जिसके अलावा ICMR है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, DGCI है वैक्सीनेशन पे, ऐसी बहुत सारी हमारी भी संस्थाएँ हैं, ICMR है। जब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे करनी है, आइसोलेशन कैसे करना है, किसी जगह को रेड जोन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो जब सारे रिस्क असेसमेंट ये लोग करते हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं जिनको बोलते हैं, तो चुनाव की भी जो डिसीजन है वो एक्सपर्ट कैपेसिटी क्यों नहीं लेना चाहिए? हमें जितने भी देश के डॉक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनसे चुनाव को बात करनी चाहिए कि चुनाव आयोग नहीं, एक्सपर्ट्स तय करें कि चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए।
बिल्कुल, और चुनाव आयोग को एक पैनल बनाना चाहिए पूरे देश में कि भाई ये पैनल है, ये देश की कंडीशन है, ये बहुत सारे मार्कर्स हैं, ये बहुत सारे हमारे जो रेट्स हैं जिनके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि चुनाव होना है या नहीं होना है, और होना है तो किस कंडीशन होना, क्या लिमिटेशंस होंगी, रैली होंगी तो कैसे होंगी, वर्चुअल रैली होंगी, वर्चुअल रैली की क्या गाइडलाइंस होंगी, क्यों नहीं एक कदम आगे बढ़ के काम करता चुनाव। वैसे तो बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं लोग। जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मैं भी इस हक में हूं कि इस पर कोई भी निर्णय एक्सपर्ट और महामारी के विशेषज्ञों के हवाले किया जाए। चुनाव आयोग को भी अख्तियार नहीं होना चाहिए कि इस प्रोसेस पे वो दखल दे। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है वो हम हर व्यक्ति या हर दल अपने हित की बात सोचता है। अगर उसको लग रहा हो हमारी जीत हो रही हो, डेफिनेटली वो चाहेगा चुनाव हो, ठीक है, विद लिमिटेशंस की तरह जो भी कोविड बिहेवियर की बात करते हैं उसकी वजह से। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा चुनाव है, इतनी बड़ी आबादी है, तो इसमें हमें कहीं ना कहीं चुनाव को ब्रेक करके तोड़ना पड़ेगा कि जो 5 चरणों में हो रहा है उसको 10 चरणों में करा जाए। चुनाव वाले दिन सोशल जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के, वो अच्छे से होने चाहिए। और रैली के लिए मैं फिर बोलूंगा, आपको तो अभियान चलाना चाहिए कि क्यों ना वर्चुअल रैली कराई जाए। इन सब लोगों के भी टाइम बचेगा। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है, इतना सारा इनका कर लो वर्चुअल, मैं अपना चैनल देने को तैयार हूं। सभी पॉलिटिकल पार्टी को 1-1 घंटा टाइम अलॉट कर देते हैं, आइए और हमारे चैनल पर रैली करिए। स्वागत आपका। वही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कोई ना कोई शुरुआत करेगा, और हमें लगता है हम लोग आशावादी हैं कि हमारे जो राजनेता भी हैं उनका समय बहुत बहुपयोगी है। वो देश के ग्रोथ के बारे में बात करें, देश के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी समस्याओं को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चुनाव रैलियों को घर बैठे ऑफिस से, जैसे हम लोग हेमंत तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संबोधित करें, तो आपका भी समय बचेगा, उनका भी बचेगा। हेमंत जी, आपकी क्या ओपिनियन है? ये सुरेंद्र जी कुछ अभी सजेस्ट कर रहे थे आपको जी। किस विषय में मैं ध्यान नहीं दे पाया। वो कुछ पैसे से दिलाना चाहते थे आपको। नहीं, हमने ब्रजेश जी को कहा था हेमंत भाई, आपसे नहीं कहा। काला धन, काला धन। अब ना आपसे हमने एक नहीं कहा, सेकंड रुकिए ना, हेमंत जी को बोलने देंगे कि नहीं आप लोग? अरे नहीं, हेमंत भाई हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। आप बोलने ये हेमंत जी को एटलीस्ट, अरे मत आप बांटने का, क्यों टोका टाकी कर रहे हैं भाई? अब हेमंत जी की बारी है ना, वो खामोशी से आप लोग को सुनते रहे। अब आप दोनों का फर्ज है कि उनको खामोशी से सुनिए। अरे भ्रष्टाचारी, बसपा से बड़ा कोई नहीं, धर्मवीर चौधरी तुमसे बड़ा कोई नहीं, मायावती से बड़ा। हेमंत तिवारी जी, हेमंत जी बोलिए आप। वैसे एक बात बता दूं ईमानदारी से, जब गंभीर विषयों पे डिबेट होती है तो थोड़ी सी रसहीन मानी जाती है। ये जो दोनों लोग अभी बोल रहे थे, ये रस बढ़ा रहे थे, अच्छा लग रहा था, फिर भी आपने मुझे एकदम शुष्क भाषण के लिए बुला लिया। आप प्रश्न करें ब्रजेश जी, ये विषय नितांत सामान्य। मेरा सिर्फ आपसे मसला इस बात का है कि भारत निर्वाचन आयोग आ रहा है। मेरा सिर्फ ये मानना है, एक पत्रकार के रूप में बहुत चुनाव हमने और आपने देखे, मेरा ये स्पष्ट मत है कि चुनाव हो या ना हो, टले या ना टले, इसका निर्णय विशेषज्ञों की टीम हो, जो हेल्थ एक्सपर्ट हो वो करें, जो महामारी के विशेषज्ञ हैं वो करें, ना कि कोई सरकार तय करे, ना कोई चुनाव आयोग तय करे। ये निश्चित रूप से अभीष्ट उपाय है और हमें इस बात का सकारात्मक संकेत है, या हमें इस बात की सकारात्मक प्रत्याशा है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था, जो देश की बहुत बड़ी संस्था है, जिसके प्रति हमारा बहुत बड़ा भरोसा है, वो निश्चित रूप से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लिए बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये सामान्य चुनाव नहीं है, देखिएगा। और दूसरे, जो अतीत का अनुभव है, अतीत का अनुभव आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी के पंचायत चुनाव हुए, क्या हुआ, निश्चित रूप से बड़ी आलोचना हुई, और जब जन सामान्य की आलोचना सामने आती है तो बड़ी से बड़ी संवैधानिक संस्थाएं उनको दूर करने की कोशिश के साथ ही आती हैं। हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए, और मेरा अपना खुद का मंतव्य है कि चुनाव आयोग सुनिश्चित रूप से जो फैसला लेगा वो सबकी सेहत की दृष्टि से, देश की सेहत की दृष्टि से, लोकतंत्र की दृष्टि से लेगा। जहाँ तक पॉलिटिकल जो एक मसला जिस पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, देखिए, चुनाव आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कौन आगे बढ़ाना चाहेगा? मुझे नहीं लगता किसी को बहुत कोई इंटरेस्ट होगा। किसका इंटरेस्ट होगा? अगर भगवान न करें कि कोई इस तरह की महामारी दोबारा आए, और अगर महामारी आए तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार को अपना वो कार्यकाल, वो समय याद नहीं है? कितनी भीषण दिक्कतों से लोग पेश आए, और इस सरकार की बदइंतजामी सतह पर आई, तो कौन अपनी बदइंतजामी का? हेमंत जी, आप पत्रकारों की यूनियन के अध्यक्ष हैं लखनऊ में, आकलन है कि ये आपका भी फर्ज बनता है कि हजारों पत्रकार इस चुनाव की कवरेज में लगे होंगे।
गांव से लेकर राजधानी लखनऊ तक, उनके भी स्वास्थ्य की सुरक्षा करना आपका दायित्व है। आपको सबने निर्वाचित अध्यक्ष चुना है चौथी बार, तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आप भी उपाय करें। तो आप भी भारत निर्वाचन आयोग से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस बारे में? मैंने ऑलरेडी समय मांग लिया है। संजोग की बात है कि भारत निर्वाचन आयोग में 2 आयुक्त ऐसे हैं जिनसे मेरे निजी संबंध भी हैं, पारिवारिक संबंध भी हैं। मैंने ऑलरेडी उनको समय मांगा। अब इतने निजी और पारिवारिक हैं तो ये बताओ कि चुनाव कब होगा, आज बता दो आप। ये मैं नहीं, ये सब चीजें देखिए जब अच्छा इतना तो बता दो कि 15 जनवरी के पहले आचार संहिता आएगी या 15 जनवरी के बाद आएगी? बाद आएगी। ब्रजेश जी, आपकी यही अदा तो मार देती है बहुतों को। लेकिन सुनिए जी, इधर जो एसटीएफ का नोटिस मिलने के बाद मैंने बोलने के पहले थोड़ा सोचना शुरू कर दिया है। वैसे डरना नहीं शुरू किया है जी, डरा नहीं हूँ। ठीक और आज भी कह रहा हूँ, सुनिएगा फिर नोट करिएगा, आज भी कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी भी नंबर 1 पर चुनाव लड़ रही है। मुसीबत मुश्किल यही है कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा, जो उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, भारतीय जनता पार्टी की चिंता की वजह वही है। अभी भी जैसा आप मुझसे पूछते हैं हर चुनाव में लॉक किया जाए, 2014 याद करिए ब्रजेश मिश्रा जी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। 2014 में एग्जिट पोल आने के 1 घंटे पहले डॉक्टर दिनेश शर्मा, नरेश अग्रवाल, हेमंत तिवारी पैनल में थे। आपने पूछा कि कितनी सीट हैं, मैंने कहा था 70 ±2। बीजेपी झंझट हो गई थी। अरे आपने इसी तरीके से 17 पूछा था। ये बीजेपी सत्ता में आने वाली नहीं है। ये क्या चौधरी साहब खड़ा हुआ है? क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? सुनिए आप क्या बात करते हो चौधरी साहब? अरे हेमंत जी को, चौधरी साहब भले आदमी है, समाजवादी हेमंत जी को क्यों छेड़ रहे हैं? सुनिए पहले, पार्टियों को जनता खारिज करेगी। अरे छोड़िए मत, सुनिए मेरी बात। हेलो, हाँ 2017 में ब्रजेश जी आपने पूछा, मैंने बताया। 2019 में भी आपने नहीं, पूछा। आप बीएसपी के प्रवक्ता का जवाब क्यों नहीं देना चाहते? पिछली बार भी आप अवॉइड करके निकल गए थे, इस बार भी आप अवॉइड कर रहे हैं। बीएसपी मेरी सबसे फेवरेट पार्टी है जी बहन जी, मेरी सबसे ये ज्यादा बीजेपी से पसंदीदा डरते नेता हो, खुद ही तो नहीं कहा। नहीं डरते नहीं है, हम लोग सवाल यूनियन के जवाब क्या प्रेसिडेंट हैं। अरे ये कोई डरते हेमंत होते भाई, नहीं है। आप डरते हैं क्या? ये कोई डरने डरते होते डराने नहीं की है। बात मुझको मत बताइए जी। डरता मैं खाली खुदा से हूं और ये अपने पिताजी से। कह रहे थे अभी, मैं किसी हेमंत जी, आप ही कह रहे थे सरकारों कि से डर नहीं लगता डरता है। हूं। बहन जी से पूछ लीजिएगा, उनको पता है मेरे बारे में। डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, वो जानती हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि भाजपा अरे ये क्यों चुनाव बढ़ाना चाहिए? ये कुशासन बीजेपी का यार। अरे हेमंत जी, अरे धर्मवीर जी, सीधे टक्कर में आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? फिर भी ये एंटी इनकम्बेंसी, फिर भी ये सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद, समय समाप्त हो गया। बहुत धन्यवाद, अच्छी बातें याद दिला रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। और बहन भाइयों, आप सबका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस परिचर्चा में आप सब मेरे साथ सम्मिलित रहे। कृपया सावधानी बरतें, क्योंकि हमारे आसपास कोरोना वायरस के नए संस्करण ओमिक्रॉन का खतरा हमारे आपके बीच विद्यमान है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।